एक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन जो है वो बेहोशी में नहीं होना चाहिए। खजुराहो की जो मूर्तियाँ हैं, जहाँ भी हम अक्सर मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पे कॉपुलेटरी इमेजेस हैं। इनका नाम है मांगलिक मूर्ति। हम स्वयं जिस एक्ट से पैदा हुए हैं वो खराब कैसे हो सकता है? तो ये लॉजिक सिर्फ एक पूरे संसार में एक सभ्यता हुई जिसे सनातन सभ्यता कहते हैं, और उसने इस पे भी डिस्कस किया और इसको भी उसने डिवाइन बनाया। आप सिर्फ कैरी कर रहे हैं बेबी को। The baby belongs to the tomorrow. The child who has come to your womb is, you think it's your child, it's okay. We all think like that because that's part of our learning. But the fact is the consciousness in that particular child has actually come here to serve a larger purpose. That was Shankaracharya. That was Vivekananda. That was Aurobindo. नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी कलम के नए एपिसोड में। आप सभी ने पीएसएसएम की गुजरात के मास्टर्स भाविना देसाई जी और आशा नकरानी जी का दिव्य गर्भ शो जरूर देखा होगा। आज मेरी कलम में हम जो किताब लेकर आए हैं वो है स्पिरिचुअल सीक्रेट्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। दिव्य गर्भ में हमारी दोनों मास्टर्स ने जिन टॉपिक्स को कवर किया, आज के एपिसोड में भी हमने कुछ उन्हीं टॉपिक्स को थोड़े बेसिक लेवल पे, थोड़े एडवांस्ड टेंजेंट्स पे टच किया। जो गेस्ट हैं, गेस्ट का नाम है डॉक्टर तुषार दशोरा जी। डॉक्टर तुषार MBBS MD हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के ट्रेनर हैं और 18 साल से ज़्यादा से मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं डॉक्टर तुषार के साथ बातचीत। जो IVF होता है, आजकल मैं दिल्ली में बैठे हैं, हम गली गली में IVF सेंटर्स खुल गए हैं। तो तब तो सिर्फ मेल और मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों उनके वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स वो ले लिए जाते हैं और एक तय समय के बाद उसे वूम्ब में दोबारा प्लेस किया जाता है। तो वहाँ वो चेतना जो है वो लेबोरेटरी में आती है या गर्भ में ही आती है उसके अंदर? बीज को मैं चाहूँ तो प्लास्टिक के गमले में उगाऊँ और बीज को मैं चाहूँ तो मिट्टी में लगाऊँ। बीज उग जाएगा जब तक मिट्टी है उसके पास में, उस खोल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि एवरी टाइम वो चीज़ सक्सीड होगी कि नहीं होगी। डज एवरी एक्ट सक्सीड? एवरी एक्ट IVF डजंट सक्सीड। रीड अबाउट इट, आप पढ़ के देखना। हर एक्ट नहीं सक्सीड करता, परसेंटेज कम है। तो चाहे एक बीज को मैं प्लास्टिक के गमले में लगाऊँ या मिट्टी के गमले में लगाऊँ या ज़मीन में लगा दूँ, तो उससे उसके जो पौधा आना है उस पर कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कंटेनर इम्पॉर्टेंट नहीं है कि किस कंटेनर में हम चीज़ को कर रहे हैं। चेतना का मूवमेंट तो वो पौधे में भी उतना ही है जितना जो प्लास्टिक के गमले में लग रहा है और जितना ज़मीन में लग रहा है। तो और बिना चेतना के वो पौधा भी लास्ट नहीं करेगा। तो जो मैं बात कह रहा था कि चेतना का होना ही डिसाइड करता है कि वो सेलुलर प्रोलिफरेशन कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर चेतना उसमें डिसेंट नहीं होती है, उसमें अवतरित नहीं होती है, तो वो घटना आगे नहीं बढ़ पाएगी। और बड़ी मज़ेदार बात ये है कि IVF में भी मैक्सिमम जो है मेरे ख्याल से 34-35% सक्सेस रेट है। 65% क्यों सक्सेस नहीं है? क्लेम कुछ भी करें, मैं उसके एडवर्टीजमेंट उसमें नहीं जाना चाहता, क्लेम कुछ भी करें, लेकिन वो नहीं हो पाता है। तो क्योंकि देयर इज़ समथिंग एल्स विच इज़ गवर्निंग दिस। कोई और घटना है जिस पे सब डिपेंडेंट है, तो उस पर समझने की और विचार करने की भी आवश्यकता है। मैंने अब आपकी बात सुनते मुझे अपने आसपास लोगों के एक्सपीरियंसेस से याद आ रहा है कि IVF से जो बच्चे होते हैं वो उतने स्वास्थ्यवर्धक, उतने पुष्ट नहीं होते। ये भी मैंने इम्पैक्ट देखा है। ये मिथ हो सकती है। बच्चे दोनों, चूँकि मैंने आपको बताया ना, वो पौधा कहीं भी लगाओ लेकिन उसमें खाद बीज वो उसका आप ध्यान रखो। तो उसी प्रकार से अगर इवन IVF से कंसीव्ड भी अगर बच्चा है और मदर ये गर्भ संस्कार वाली प्रैक्टिसेस कर रही, तो सेम इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, ये चेतना पे असर हो रहा है। तो आप सेम बल्ब को आप स्टेयरकेस में लगा लें, कमरे में लगा लें, रोशनी तो उसको उतनी ही देनी है। तो सर, चित्रगुप्त बोला आपने जी, गुप्त, सीक्रेट, चित्र, कोड जी। तो सीक्रेट कोड। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स या उससे रिलेटेड सूक्ष्म यात्राएं और सूक्ष्म यान संबंधित अगर बात करें, सिल्वर कॉर्ड, गर्भनाल होती है, गर्भ पे हम बात करें तो सिल्वर कॉर्ड, हिंदी में शायद रजत रज्जू जी, इसके ऊपर कुछ बताइए। रमन, बॉडी जो है हमारी, जो आप मेरी बॉडी को देख पा रहे हो, उसको जो यौगिक कॉन्सेप्ट है उसमें पंचकोशीय बॉडी है।
तो हमारी जो बॉडी होती है उसमें सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर। स्थूल को आप देख पाते हैं, ग्रॉस बॉडी। स्टिल अ बॉडी एग्जिस्ट विच इज़ कॉल्ड द कॉजल बॉडी, एंड देन देयर इज अ बॉडी विच इज़ कॉल्ड द कॉस्मिक बॉडी। तो तीनों बॉडीज़ के अंदर जो कारण शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जो होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तो अक्सर ये दोनों बाहर चले जाते हैं। रजत रज्जु का अर्थ है कि एक इस तरह की कॉर्ड अर्थात रस्सी जो बांधती है हमारे शरीर को, कॉस्मिक शरीर को, जो दिखता नहीं है, अदृश्य शरीर को, लेकिन वो शरीर का हिस्सा है, जो हमारे शरीर के साथ जोड़े रखती है। जब हम गहरी नींद में होते हैं, ये बड़ा कॉमन एक्सपीरियंस है, कई लोगों ने किया होगा कि जब आप डीप स्लीप में होते हैं, गहरी नींद में होते हैं, तो अचानक ऐसी फीलिंग आती है कोई सडनली आपको जगा दे डीप स्लीप के अंदर, तो ऊंचाई से आप गिरे हैं, या आप एकदम से आप उठते हैं तो हार्ट आपका बीट कर रहा होता है, तेज पसीने आ रहे होते हैं, घबराए हुए होते हैं। अक्सर ये बड़ा कॉमन फिनोमेना है, यंग बच्चों को तो ज़्यादातर होता है, क्योंकि वो समय पे हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो ग्रॉस बॉडी को छोड़ के बाहर उससे यात्रा कर रहा होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाता, क्योंकि रजत रज्जु उसको जोड़े रखती है। तो अगर आप इसको इक्वेट करेंगे तो जैसे बच्चा प्लेसेंटा में माँ के गर्भ से जुड़ा रहता है, ठीक इसी प्रकार से हमारा जो कॉस्मिक बॉडी है वो जुड़ी रहती है हमारी ग्रॉस बॉडी से वाया द रजत रज्जु विच इज़ नॉट सीन। और इसका योगियों ने बहुत एक्सपीरियंस किया है। परकाया प्रवेश शंकराचार्य जब करते थे तो वो रजत रज्जु को आप हटा सकें तभी आप चेतना छोड़ेगी उस शरीर को, वरना नहीं छोड़ती है। और लॉब्सेंग रैम्पा का भी इस पर काफ़ी उदाहरण है। तो बड़ी मज़ेदार बात यह है कि जब वो रैपिडली एंटर होती है किसी भी कारण से बॉडी, तो उस टाइम पे एक्सपीरियंस होता है जो आप घबराए हुए उठते हैं। तो दैट्स अ कॉस्मिक फिनोमेना। तो इसको इक्वेट करना बड़ा अच्छा, इमेजिन करना बड़ा आसान है कि बच्चा जैसे कॉर्ड से जुड़ा हुआ है माँ से, ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर जुड़ा हुआ है कॉस्मिक शरीर और वो माइक्रो शरीर जुड़े हुए रजत रज्जु पर, वो भी नाभि पे, उसका स्थान भी नाभि पे ही होता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एनालॉजीज हैं। और एक कदम आगे जाएंगे तो भगवान विष्णु को अगर आप देखेंगे तो उनकी गर्भनाल से एक कमल उठा हुआ है, उस कमल पे ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं और उनको गर्भोदक शयी विष्णु कहा जाता है। तो वो जो विष्णु है वो अगेन वापस वो ग्रॉस बॉडी किस प्रकार से ईश्वरीय चेतना अर्थात सृष्टि तत्व अर्थात कॉस्मिक तत्व, जिसको तंत्र में शिव शक्ति का मिक्स्ड तत्व जिसे कहा गया है, परम शिव जिसे कहा गया है। तो परम शिव जो है, या उसको ललिता त्रिपुर सुंदरी में ललिता कहा गया है, वो जो है उनसे सृष्टि क्रिएट हो रही है। ठीक उसी प्रकार से जैसे ब्रह्मा जी नाभि से निकले हुए, तो नाभि का बहुत इंपॉर्टेंस है। नाभि जो है उसको न्यूक्लियस इंग्लिश में कहते हैं, न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी है। और आप वास्तु पढ़ेंगे तो उसमें वापस नाभि क्षेत्र को खाली छोड़ना पड़ता है। तो नाभि का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो यौगिक उसमें भी नाभि का बड़ा इंपॉर्टेंस है, तांत्रिक में भी नाभि का बड़ा इंपॉर्टेंस है। नाभि के बड़े प्रयोग हैं, बंध जो लगाए जाते हैं नाभि पे लगाए जाते हैं। तो यस, द वे द बेबी इज कनेक्टेड टू द मदर वाया प्लेसेंटा एंड अ कॉर्ड, वी आर कनेक्टेड टू आवर ग्रॉस बॉडी वाया कॉर्ड। सो उसका इंपॉर्टेंस है रजत रज्जु का। और कुछ लोग एक्सपीरियंस करते हैं रजत रज्जु को डीप मेडिटेशन के अंदर। वो डीप मेडिटेशन जो लोग करते हैं तो उसमें कई बार आपको बॉडी से बाहर फ्लोट हो जाने का एक्सपीरियंस होता है। और जब मैं आपसे वापस एनडीई पे बात करूंगा तो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में भी व्यक्ति जो अपने आप को ऑब्जर्व करता है उसमें कई बार वो ऊपर फ्लोट करके ऊपर चला जाता है और वो कहता है कि मैं देख पा रहा था नीचे लोग खड़े थे और ये हो रहा था, लेकिन वो वापस आ जाता है क्योंकि रजत रज्जु कटी नहीं होती है। रजत रज्जु कटेगी तभी आप शरीर छोड़ पाएंगे। सर, नियर डेथ एक्सपीरियंस का जिक्र किया आपने, उससे मुझे याद है रमण महर्षि जी, जिनका जिक्र आपने बुक में किया है जी, स्वामी शिवानंद आपने जिक्र बुक में भी किया है, अभी बातचीत में भी किया, ओशो, श्री औरोबिंदो जी, सर, बहुत सारे संतों का जिक्र किया आपने। उन ऋषि मुनि संत महात्मा सीर सेजेस, उनका क्या इन्फ्लुएंस रहा, क्या प्रभाव रहा आपकी इस बुक राइटिंग जर्नी में या इन जनरल लाइफ में? तो बहुत ईमानदारी से कहूँ तो मैं खुद एक सीकर हूँ, इतना ही मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो साधक हूँ, ढूंढता हूँ चीज़ों को, शोध करता हूँ, पढ़ता हूँ। तो और मेरे जीवन में कई साधु संतों का आगमन भी हुआ, उनसे चर्चाएं भी हुई और उनका स्नेह बहुत मिला मुझे। तो शिवानंद जी का आश्रम तो डिवाइन लाइफ सोसाइटी, वहाँ ऋषिकेश जाने का मुझे मौका मिला, रहा मैं कई बार वहाँ पे। तो एक चीज़ मैंने जो पाई, और इसीलिए इस बुक को मैंने 3 पार्ट में बांटा है। तो एक पार्ट तो वो है जो मिस्टिक एक्सपीरियंसेस ऑफ मदरहुड की बात कर रहे थे, वो हैं गर्भ संस्कार के। दूसरे पार्ट के अंदर हमने साधु संतों ने या जो रियलाइज सोल्स हुए, जो ऋषि मुनि हुए, उन्होंने इस बारे में क्या कहा है, जीवन के बारे में, चेतना के बारे में, गर्भ के बारे में, वो चीज़ें हमने उनके डिस्कोर्सेज वर्बटिम हमने लिए हैं। तीसरे पार्ट में प्रार्थनाएं हैं। तो एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो जो भी रियलाइज सोल्स होती हैं उनकी बर्थ एक कॉन्शियस बर्थ होती है।
हम में से अधिकतर लोगों की बर्थ अनकॉन्शियस बर्थ होती है। अगर आप ठीक से सोचेंगे तो हम लोग अपना 90% जीवन जो है वो उठ गए, बैठ गए, खा लिया, पी लिया, इसी में पैसा कमा लिया, EMI भर दी, इसी में रह जाते हैं। लेकिन जो उन्नत चेतनाएं हैं वो जन्म भी एक कारण से लेती हैं। फिर वो परमहंस हों, विवेकानंद हों, रमन महर्षि हों, अरविंद हों, दे चूज द पेरेंट्स। और इसको मैं अक्सर अपनी गर्भ संस्कार क्लास में बात बताता हूँ, तो मैं पेरेंट्स को ये बात कहता हूँ कि आप हु चूजेस द पेरेंट्स, हु चूजेस द चाइल्ड, तो वो हमेशा कहते हैं कि भाई हम चूज़ करते हैं चाइल्ड को, तो मैं उनसे कहता हूँ गलत है। आप एक व्हीकल बनते हैं, एक मात, जैसे एक बांसुरी है, क्या बांसुरी संगीत उत्पन्न करती है? नहीं, बजाने वाले की श्वास संगीत उत्पन्न करती है। सोचें, बांसुरी को कोई बजा ही नहीं रहा तो अकेली बांसुरी क्या कर सकती है? ठीक उस प्रकार से माता पिता एक व्हीकल बनते हैं। और उसका एक सिंपलर एग्जाम्पल अगर मैं देता हूँ, जो डे टू डे एग्जाम्पल है, हम सब आजकल ऑनलाइन बाइंग करते हैं ना, तो मैं मजाक में सबसे कहता हूँ कि आप लोग पार्सल आया, मान लीजिए कोई कुरियर लेके आया, फिर वो उसने नाम पूछा, जी आपका नाम या अमुक नाम है, तो अब वो कुरियर वाला अगर ये जिद करे कि जी ये कुरियर मैं रखूँगा, तो आप कहेंगे भाई क्यों? तो बोलेंगे नहीं क्योंकि मैं लेके आया हूँ। बोले कोई बात नहीं, आप लेके आए, नाम हमारा लिखा है, आप हमें दीजिए। तो वो जिद करेगा तो आप उसे कहेंगे गलत बोल रहा है, दुराग्रह कर रहा है। तो आप सिर्फ कैरी कर रहे हैं बेबी को, द बेबी बिलोंग्स टू द टुमारो, टू द वर्ल्ड। वो संसार को बिलोंग करता है, नाम उस पे इस संसार का लिखा हुआ, उस कालखंड का नाम लिखा है जिस कालखंड में उसको अपना जीवन जीना है। तो कई बार हम पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं ना हमने तुम्हें इस दिन के लिए पैदा किया। हमने किसी को पैदा किया ही नहीं। सच अगर जाने तो वो जो चेतना थी, जो बालक बन के आया, उसने हमें चुना, क्योंकि जैसा मैंने बताया उसके प्रज्ञा, वासना, संस्कार के जहाँ फुलफिल होते थे, जहाँ उसकी मैक्सिमम वो डिज़ायर्स पूरी हो सकती थी, जहाँ उसकी चेतना का मैक्सिमम एक्सपेंशन हो सकता था, पल्लवित हो सकती थी, वो जगह पे वो आया है बेबी। उसने सिर्फ हमको इस माध्यम चुना है। और इसमें भी एक पार्ट और बता दूं, कम लोग जानते हैं कि मैं अक्सर ये पूछता हूँ कि भाई हु बेयर्स द बेबी, गर्भाधान कौन करता है? तो नेचुरली सभी कहेंगे, कोई भी सुनने लगे मदर बेयर्स द बेबी, ये तो कोई कहेंगे हु बिकम्स प्रेग्नेंट। मैं कई बार इस क्वेश्चन को पूछता हूँ, तो नेचुरल सी बात है, मदर बिकम्स प्रेग्नेंट, ये भी कोई क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? तो नहीं, इट्स द फादर। तो अब लोग कहेंगे ये कैसे संभव है? तो जो चेतना होती है वो पिता को चुनती है, माता उसको पालती है, पेट में रखती है, लेकिन जो गर्भ की चेतना का जो ऋणानुबंध होता है, तो 4 घटनाएं हमको जब दौड़ाती हैं, तो उसमें चौथी बात जो मैंने आपको प्रज्ञा, वासना, संस्कार कही, और अक्सर एक बड़ा पार्ट है जिसे ऋणानुबंध कहा जाता है। तो जीव जो गति करता है वो आपकी और गति, अगर एक फिजिक्स की सिद्धांत में समझें तो पुश और पुल 2 चीज़ें हो सकती हैं। आप और मैं दोनों एक रस्सी लेके बैठ जाएं, एक दूसरी तरफ खींचे, नेट डिस्प्लेसमेंट उधर होगा जिधर से ज़्यादा जोर लग रहा है। तो उसी प्रकार से पुश, हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो पुल टेक्निक्स हैं, कि हम एक अच्छी चेतना का आह्वान कर रहे हैं। तो हम गलत भी कर सकते हैं, हम शराब पी सकते हैं, हम ड्रग्स ले सकते हैं, हम गलत जगहों पे जा सकते हैं, गलत भोजन खा सकते हैं, हम उस तरह की चेतनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। और वहीं पे अगर हम इसका ठीक उल्टा करें, अच्छा भोजन करें, अच्छे व्यवहार करें, अच्छा जप करें, मेडिटेशन करें, तो उस तरह की, क्योंकि उस चेतना को वहाँ पल्लवित होने का समय मिलता है। आप चिड़िया देख लीजिएगा जा करके, कि मैंने जब बताया कोई कबूतर कहाँ जाएगा, तोता कहाँ जाएगा और गिद्ध कहाँ जाएगा, तो वो अपने इच्छा से चले जाते हैं। तो चेतना भी बाध्य है कि वो किसे चुने, लेकिन पिता के साथ उसका कार्मिक बॉन्डेज होता है, जिस कार्मिक बॉन्डेज की आप कहते हैं ऋणानुबंध होता है। और इसको शास्त्रों ने संतान को भी 3-4 कैटेगरी में डिवाइस किया। तो सेवक संतान होती है, उदासीन संतान होती हैं, और एक शत्रु संतान होती हैं। तो वो सब तरह की संतान फादर के साथ में एक बॉन्डेज रखती हैं, और वो बॉन्डेज के तहत ही वो आती हैं। और इसलिए वेस्ट अब इसको रिकग्नाइज कर रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड, जिसको फादरहुड, हम फादरहुड की क्लासेस लेते हैं, उसमें हम कई बार बताते हैं। देखिए, सोचिए एक कपल जा रहा है, उस कपल में द वाइफ इज प्रेग्नेंट, द हस्बैंड इज ऑल्सो वुड बी फादर ना, वो भी टेक्निकली वुड बी फादर है। लाइन में लगे हैं, आप मेट्रो ट्रेन में जा रहे हैं, तो प्रेग्नेंट लेडी खड़ी होंगी, कोई भी व्यक्ति उन्हें स्थान दे देगा। प्रेग्नेंट जो वुड बी फादर है उसके लिए तो कोई विशेष चीज़ नहीं की जाती, ना उसके लिए मॉल में कोई लाइन छोड़ता है, ना उसके लिए। लेकिन साइंटिफिक बात बता रहा हूँ आपको, हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस फादर के ऊपर उतने ही होते हैं जितने मदर को हो रहे होते हैं। एंड फादर्स ऑल्सो सफर फ्रॉम पोस्टपार्टम डिप्रेशन। So this proves my hypothesis that
इट इज़ दी फादर हु इज़ दी की पर्सन। तो आप पुरानी भी जितनी घटनाएं पढ़ोगे उनमें पिता ने बहुत सारे, तब पिता का रोल बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। तो पिता ने किस प्रकार से उस संतान को या उस चेतना को अपनी ओर आकर्षित किया। माँ के उसको निगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन माँ का एक रोल जो आता है वो आता है उसको पालने में। माँ का रोल आता है उसको, जो मैंने बताया कि पौधे को आपको जल देना, पौधे को खाद, बीज, धूप, माँ अपने अंदर पालती है, माँ अपने शरीर का हिस्सा बना के पालती है। रोल माँ का भी नहीं निगेट किया, उल्टा हम अकेले हैं संसार में, अकेला सनातन धर्म में जो सृष्टि में जो टॉप मोस्ट शक्ति जिसको विदेश में गॉड कहा जाता है, हम उसे शक्ति मानते हैं, हम उसे मात्र रूप में मानते हैं। सृष्टि का क्रिएशन जो है मात्र रूप में भी मानते हैं। जी सर, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैं संतों की, गुरुओं की बात कर रहा था, आपने जिक्र किया कॉन्शियस लिविंग, कॉन्शियसली एक्ट करने का, लिव करने का। द एक्ट ऑफ कोइटस जो है, संभोग की जो क्रिया है, जिससे अंततः मैनिफेस्टेड फॉर्म में वो चेतना आती है वूम्ब में। आपने बुक में एक चैप्टर है सेक्स एंड स्वर योग। तो क्या वो एक्ट ऑफ कोइटस, उसमें भी कॉन्शियस रहना चाहिए, और उस दौरान जो है स्वर योग यानी चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, राइट और लेफ्ट नोस्ट्रिल, और इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, उसका वो थोड़े बताइए। रमन, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा तुमने। तो मैं वापस मूल से शुरू कर देता हूँ। तो सबसे पहली बात तो कि ये बिल्कुल तुम्हारा ऑब्जर्वेशन जो है बहुत बहुत इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन है कि एक्ट ऑफ कोइटस और स्वर योग उसका एक हिस्सा है, जो मैंने पुस्तक में डिटेल में मेंशन किया हुआ है। तो पहली बात तो ये समझ लें कि एक्ट ऑफ कॉन्शियस, एक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन जो है वो बेहोशी में नहीं होना चाहिए। तो उसका जो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि 90 डेज, 3 मंथ्स इवन बिफोर यूर प्लानिंग, इसको आयुर्वेद कहता है बीज शुद्धि, अम्बु शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि। तो शुद्धि की बात करता है कि जिसको हम मेडिकल साइंस में भी कहते हैं मदर एनीमिक नहीं होनी चाहिए, मदर की बॉडी अच्छी होनी चाहिए। तो ये एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पे हम बात करते हैं। दूसरा एस्पेक्ट पे जो बात करते हैं कि उसको फ्री फ्रॉम डिजीज़ होनी चाहिए नेचुरली, उस टाइम आप कंसीव नहीं करेंगे। तो ये तो मेडिकल साइंस भी इनकी चीज़ को एग्री करता है, बायोलॉजिकल लाइफ साइंसेज में भी ये बात आती है। लेकिन बीज शुद्धि एक बड़ा यूनिक चीज़, अगर आपको ध्यान हो महाभारत के अंदर, तो व्यास जी से उन्होंने, जब उनको संतान की आवश्यकता पड़ी तो व्यास जी को बुलाया। अब इस कहानी को ध्यान से सुने। माँ सत्यवती ने जी बुलाया। हाँ, माँ सत्यवती ने बुलाया। तो व्यास जी बोले मैं बड़ी प्रचंड तपस्या करके आया हूँ, अंबिका, और मेरा शरीर और मेरा जो रूप है इस लायक नहीं है कि मैं प्रेजेंटेबल नहीं हूँ, मतलब मैं इतने घोर रूप में हूँ। तो वो जिद कर रही थी, क्योंकि उनका इंसिस्ट ये करना था कि अगर ये अभी कंसीव नहीं करेंगी तो राज्य में लड़ाई हो जाएगी और बच्चों के ऊपर इशू उठेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं माता की आज्ञा से बंधा हुआ हूँ, तो मैं, आप कह रही हैं तो इसको बाकायदा नियोग कहा गया महाभारत में। अगर आप इसको मॉडर्न टर्म में ले तो डोनर सीमन, आपने फादर का जो सीड है वो डोनर ले लिया, ठीक है। लेकिन आप 5000 साल पुरानी सभ्यता की बुद्धि देखिए कि उनको ये समझ थी कि अगर हमको डोनर सीमन लेना है तो किस व्यक्ति का लेना है, उसके नियम बने हुए, नियोग कौन करेगा। तो नियोग कोई रैंडम व्यक्ति से नहीं ले सकते, तो वो शास्त्रीय व्यक्ति होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, तपस्या करी हुई होनी चाहिए, भोजन उसका ऐसा होना चाहिए, सब क्राइटेरिया बने हुए। और लास्ट पार्टी वन इंटरेस्टेड होना चाहिए, नहीं तो कल को क्लेम कर लेगा आकर के राज्य के अंदर, तो डीएनए एनालिसिस करा के मैं भी इसमें होल्ड करता हूँ राइट। तो एक तो ये हिस्सा कि हमने वो व्यक्ति की चेतना पे तब भी कार्य किया जब हम डोनर सीमन ले रहे थे, रैंडम डोनर सीमन नहीं था। एक नंबर 2 उस कहानी का हिस्सा कि एक जो है वो तो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, तो धृतराष्ट्र होते हैं, तो उन्होंने कहा चूंकि इसने आंख बंद कर ली डर के मारे तो पुत्र अंधा होगा। और दूसरे के समय चूंकि डर के मारे पीली पड़ गई तो बीमार रहेगा बच्चा, तो पी लिया होता तब पांडु हुए। तीसरे समय में उन्होंने जाने से मना कर दिया अंबिका ने, तो उन्होंने दासी को भेज दिया अपना ही कपड़े पहना करके, और दासी ने ऐसा कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। दासी ने संभोग के दौरान अपनी मनस्थिति अच्छी रखी, जिससे धर्मराज विदुर स्वयं पैदा हुए। तो अब मैं इस बात पे आता हूँ कि सोचिए, ये सोच भी हमको तब थी कि माँ की मना, जो मैंने आपसे रेप और बलात्कार के अंदर बात करी, तो मना स्थिति जो है स्त्री की वो बहुत आवश्यक है। तो उसका डिज़ायर टू कॉपुलेट भी है कि नहीं है, वो उसके लिए मेंटली एग्रीड भी है कि नहीं है, ये सब चीज़ें भी नहीं तो उसका असर बच्चे पड़ जाएगा। तो फोर्स्ड कॉपुलेशन आप नहीं कहता, नॉनसेंस बातें हम लोग सुन लेते हैं, पता नहीं कि मैरिटल लेप और ऐसी बातें भी आ जाती हैं आजकल, तो सेंसेशनल। बट आप सोचें, हमारे कल्चर में था कि स्त्री का स्वयं का भी मनस्थिति इंपॉर्टेंट है कंसेप्शन में, क्योंकि बच्चे की चेतना पे जो सूक्ष्म शरीर में बात कर रहा था वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा वापस से। आप सूक्ष्म शरीर को डिस्टॉर्ट कर देगी अगर वो चेतना घनीभूत होकर के उसको दबा देगी तो। दूसरी बात, तीसरी बात
कि जो आपने कही कि तो इसके लिए एक्टिविटीज़ पहले से डिफाइंड थी कि शरीर को कैसे शुद्ध करें, स्नान करें, यज्ञ करें, अग्निहोत्र करें, सब चीज़ें डिफाइंड है। समय तक डिफाइंड है कि किस समय वो करें, काल। इसको आज भी गांव वाले भी समय यूज़ करते हैं, ल्यूनर कैलेंडर के हिसाब से कॉन्सेप्शन डिसाइड किया जाता है। अब समझ ही नहीं है लोगों में। समय की घटना से एक बात बताता हूँ कि रावण के पिता की जो माता थी कैकसी, विश्रवा ऋषि थे, तो उसने फोर्स किया था इंटरकोर्स के लिए इवनिंग आवर्स में। तो उन्होंने कहा कि ये समय उचित नहीं है, इस समय पे नहीं करना है, नहीं तो दुरात्मा जन्म ले सकती है। वो मानी नहीं और रावण का जन्म हुआ। ये तो उनको समय, नक्षत्र, इसका भी भान था कि कौन सा कॉस्मिक टाइम ले जिसमें हमें कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। मान लीजिए कि हम किसी को इन्वाइट करें तो किस टाइम इन्वाइट करें, तो बड़ा लॉजिकल सी बात होती है कि भाई वो इस समय बेस्ट रहेगा, उसमें वो अपने बेस्ट उसमें रहेंगे। उस प्रकार से तो होने वाले माता पिता अपने शरीर को शुद्ध करते थे, अपने मन को शुद्ध करते थे, अपने भावनाओं को शुद्ध करते थे, अपने विचार को शुद्ध करते थे। उसके बाद ही वो इस एक्ट में एंटर करते थे। एक्ट के दौरान भी कि कमरा कैसा हो, कोई ऐसी नेगेटिव वहाँ पे थॉट्स नहीं हो, किस प्रकार से कमरा सुगंधित हो, कमरे के अंदर पुष्प रखे हों, कौन से पुष्प हों, कौन सी सुगंध हो, किस प्रकार से अरेंजमेंट हो वहाँ पे उस कमरे का वास्तु, ये सब चीज़ों पे भी इतना महीन काम किया, इतना फाइन, इतना बिल्कुल सूक्ष्मता से इन सब चीज़ों का निरीक्षण किया गया। स्वर जो है वो क्लोजेस्ट है। स्वर जिसको हम बात करते हैं, जो हम प्राण चलते हैं, हमारी श्वास चलती है, उसके अंदर एक डोमिनेंट सिस्टम जो होता है। और इसके ऊपर बड़ी स्ट्रेंज बात है कि मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर गया, लेकिन मेडिकल साइंस ने अभी तक स्वर पे कोई काम नहीं किया। हम इसमें कोई बात ही नहीं करते हैं। मेडिकल साइंस बोलता ही नहीं है कि सांस एक नाक से कभी और एक नाक से कभी क्यों चलती है। मैंने अभी तक कहीं नहीं पढ़ा, कोई चर्चा इस पर नहीं होती स्वर के ऊपर। मज़ेदार बात यह कि जो हमारा यौगिक साइंस है वो इसको जानता है कि जो एक नाक से चलती है, राइट नॉस्ट्रिल, जो सूर्य नाड़ी है, तो वो डोमिनेंट, जो हमारे सिंपैथेटिक डोमिनेंट एक्ट्स हैं उनके लिए है, और जो लेफ्ट चंद्र नाड़ी है वो पैरासिम्पैथेटिक जो एक्ट्स हैं उनके लिए। तो शीतलता एक से बनी रहेगी, एक से उष्णता बनी रहेगी। तो किस प्रकार की प्रकृति आप बच्चे में चाहते हैं। तो मुझे बालक, अब आप सुनिएगा इस बात को ध्यान से कि बालक, पहली बात तो बालक पैदा करना भी एक पूरा प्रोजेक्ट था, एक काम था, सर रैंडम नहीं। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, मैं अक्सर कहता हूँ, बात करता हूँ तो कहता हूँ 4 संतान हमको उत्पन्न करनी चाहिए, क्योंकि 4 पुरुषार्थ हैं। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म के लिए, अर्थ और काम के लिए 2 संतान है। गृहस्थ आश्रम के लिए जिए, आपके लिए पैसा कमाएं, प्लॉट बनाए, मकान बनाए, फार्म हाउस बनाए, वो ठीक है, 2 संतान है। धर्म और मोक्ष अर्थात एक व्यक्ति जो आपके सेना में जाए, सशस्त्र सेनाओं के अंदर जाए, और एक व्यक्ति जो धार्मिक स्थापना के लिए सन्यासी बने। तब ये एक विजन बता रहा हूँ मैं आपको, कितना ज़बरदस्त था कि 4 संतानें अगर हैं तो, या होनी चाहिए, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष के हिसाब से। तो उस बच्चे में डोमिनेंट क्वालिटी मुझे क्या चाहिए, तो उस स्वर के हिसाब से मैं कॉपुलेट करूँगा। तो अगर मुझे शीतलता चाहिए तो मैं चंद्र नाड़ी का इफेक्ट में करूँगा। अगर मुझे उष्णता चाहिए, मुझे कमांडर इन चीफ बनाना है, उग्र बनाना है बच्चे को, तो वो क्वालिटी के लिए मैं करूँगा। तो ये इस पर रिसर्च हुआ, तो जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं, और बायोलॉजी ऑफ कॉपुलेशन, सो द एरिया ऑफ कॉपुलेशन, द थॉट ड्यूरिंग कॉपुलेशन, एंड इवन द बायोलॉजी ऑफ कॉपुलेशन। क्योंकि अगर मैं डोमिनेंट थॉट ही मेरा गलत है तो मैं गलत चेतना को अपनी ओर खींचूंगा, आकर्षित करूंगा। तो इस पे भी रिसर्च थी, विच इज़, मतलब ये अप्रिशिएट करने की बात है कि हम इन सब चीज़ों में, तो इट वाज नॉट अ रैंडम एक्ट जिसको वेस्ट, तो मैं जो नाराज़गी मेरी जो प्रो चॉइस प्रो लाइफ में आपने बोली, उन्होंने इस डिवाइन एक्ट, आपको पता है खजुराहो की जो मूर्तियाँ हैं, जहाँ भी हम अक्सर मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पे कॉपुलेटरी इमेजेस हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मांगलिक मूर्ति, कल्याणकारी। कल्याण, कॉपुलेशन से कल्याण कैसे? हम पूरी सृष्टि को शिव तत्व, शक्ति तत्व के मैथुन से उत्पन्न मानते हैं। हमने इसे कभी खराब माना ही नहीं है। हम स्वयं जिस एक्ट से पैदा हुए हैं वो खराब कैसे हो सकता है? तो ये लॉजिक सिर्फ एक पूरे संसार में एक सभ्यता हुई जिसे सनातन सभ्यता कहते हैं, और उसने इस पे भी डिस्कस किया, और इसको भी उसने डिवाइन बनाया, इसको भी उसने पूजा की भांति बनाया, इसके लिए भी उसने रिचुअल डिसाइड किया। आप मेच्योरिटी ऑफ दोज पीपल समझिए, उनकी क्या मेंटल मेच्योरिटी होगी, उनका क्या क्या सूक्ष्म उनका सोच थी
कि जिस एक्ट से हम क्रिएट हो रहे हैं वो एक्ट का एरिया, वो एक्ट का जो पार्टनर्स हैं उनके दोनों के तत्व कैसे हैं, जल तत्व प्रधान राशि में कर रहे हैं, स्थिर राशि में कर रहे हैं, चर राशि में, ज्योतिष के अंदर इस तरह की बातें आती। तो मतलब लेकिन बात अगर आप इसको बड़े लेवल पे देखेंगे, बहुत सिंपल अगर आप लें तो आप एक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कैमरा कैसा हो, माइक कैसा हो, लाइट अरेंजमेंट क्या हो, कौन राइट बैठे कौन लेफ्ट बैठे, करते हैं ना, वो उसकी सूक्ष्मता है, तभी वो एक नेट प्रोडक्ट के ऊपर उसका इफेक्ट दिखता है। सीधी सी बात है, हम चाहें तो कहीं रैंडमली भी कर सकते हैं लेकिन फिर वो नेट प्रोडक्ट पे फंसा रहा है, एज इजी एज दैट। ये जो मैं चैप्टर पढ़ रहा था तो जैसा आपने बोला मैंने भी कुछ कुछ ऐसा ही सोचा। क्वेश्चन ये आया कि पर्पस ऑफ मैरिज या कोइटस क्या हो। अगर एन्जॉयमेंट या आनंद अगर पर्पस है तो कामासूत्र भी फिर इसी सिविलाइजेशन ने दिया है। अदरवाइज़ ये जो सेक्स एंड स्वर योग, तो अगर पर्पस है संतति की प्राप्ति, संतान उत्पत्ति, जी तो फिर हमें कॉन्शियस होना चाहिए। जी जी। तो दो इंग्लिश में दो शब्द हैं, रिप्रोडक्शन एंड प्रोक्रिएशन। जानवर जो करता है वो रिप्रोडक्शन होता है, कॉन्शियस नहीं होता है क्योंकि। इंसान जो करता है प्रोक्रिएशन करता है। आप अपनी वासनाओं के, और हम भी जानवर हैं, अगर हम वासनाओं के वशीभूत होकर के सिर्फ इस मतलब बेहोशी में, जब मैंने बताया कि क्या हमने नहीं खाना था वो खा रखा है, नहीं पीना था वो पी रखा है, नहीं जाना था वहाँ गए हुए हैं, और ऐसी चीज़ों के इन्फ्लुएंस में, इन चीज़ों के कंट्रोल में हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो नेट प्रोडक्ट भी वैसा ही होगा। और वहीं पे अब बहुत सिंपल अगर इसका एग्जांपल लूँ, शास्त्रीय व्यक्ति साधना क्यों करता, गाना तो माइक पकड़ा गा सकता है, कितना साधना करते हैं लोग, कहाँ सुबह से शुरू होते हैं और एक एक स्वर के ऊपर काम क्यों करते हैं? फिनेस, द इंग्लिश वर्ड इज फिनेस। उसका जो सूक्ष्मता उभर के आती है सामने, तब वो आपको फाइन प्रोडक्ट मिलता है। तो इस वजह से जो स्वर योग पे आपने बात करी, तो इस एक्ट के अंदर कॉपुलेशन शुड नॉट बी अ रैंडम एक्ट, इट शुड नॉट बी अ डिजायर ड्रिवन एक्ट, इट हैज़ टू बी अ प्लान्ड एक्ट। एंड वी आर ड्रूम्स। आप सोचिए, अगर आपने सब लोग ने रामायण मानस की कथा सबको पता है, कैकेयी नाराज हो गई, कहाँ गई? कोप भवन में। That society had a system that suppose you are angry, then go live in a separate room where you will be noticed by people that okay, you need to be helped, you have some anger against people, so the king will come and meet you because the king was so busy, he may or may not come, but कोप भवन में तो जाना पड़ेगा मिलने के लिए। दूसरा, your negativity is going to influence everything। आप सोचिए, नाराज कभी भोजन बना रही हो कोई स्त्री तो गुस्सा होती है तो कैसे कड़छी पटकती है कि और बना लो खाना, इनको अभी खाना है, कितना खाना, देखा आपने, बड़ा नॉर्मल सा रिएक्शन होता है। सो दैट कम्स आउट ऑफ एंगर, सो एंगर गोज डीप इनटू योर फूड के रिजल्ट पर। इसी प्रकार से अगर वो एक्ट ऐसा हो रहा है कि आदमी अपने आप को फोर्स कर रहा है या स्त्री उसमें इच्छा नहीं है, जो भी है, तो वो चीज़ का नेट रिजल्ट यही होने वाला है। तो हम लोगों ने तो सोसाइटी ने इस चीज़ के लिए भी द रूम अच्छा सजाया जाता था, अलग जगह बनाया, उसकी वातायन कैसी हो, हवा कहाँ से आती हो, उसमें रोशनी प्रकाश की कैसी व्यवस्था हो, ये सब। और हमने मैंने कहा ना, उसको भी हमने पूजा के तौर पे बनाया कि ये जो सृष्टि, बिकॉज बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप इस सृष्टि को क्रिएट, तभी मैं उनसे कहता हूँ इट्स अ बिगर कॉज। अगर आप उसको एक मीनियल एक्ट तक रिड्यूस कर देंगे, अगर आप उसको जस्ट एक एक्ट मान लेंगे, तो फिर आप वही कर रहे हैं उसके लिए। भाई आप, अगर इसको मैं वापस एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊँ, तो एक व्यक्ति निकले तो वहाँ पे एक 3 जने पत्थर तोड़ रहे थे, तो उन्होंने उससे पूछा आप क्या कर रहे हैं? तो जो पहला आदमी था उसने कहा क्या कर क्या रहा हूँ, पेट भर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, पूछने की बात है। तो उन्होंने दूसरे से पूछा आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि अब साहब कुछ तो काम करना ही होता है इंसान को, तो मैं यहाँ पे पत्थर तराशने का काम कर रहा हूँ, तो ये पत्थर इस बिल्डिंग में लगेंगे जो इमारत बन रही है। तो तीसरे व्यक्ति से उन्होंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? वही पत्थर ही तोड़ रहा। वो खड़ा हो गया और उसके आँख में आंसू चला गए। वो बोला यहाँ एक भव्य मंदिर बन रहा है, मैं उसके लिए पत्थर तराश रहा हूँ, और ये पत्थर अमर हो जाएंगे, मेरे लगाए हुए पत्थर इसमें लगेंगे, मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। Same people, same act, but all three had a different concept of that. अब उनकी जो भावना थी उससे वो कार्य हो रहा था। तो आप कंटेंट वही रहता है, कंटेक्स्ट चीज को डिसाइड करता है। तो कंटेक्स्ट जो था हमारा, इवन इस एक्ट में, उसको हमने डिवाइन कंटेक्स्ट बनाया। ये सोसाइटी की ब्यूटी है कि आपने
एक आत्मा के आवाहन को जोड़ा उससे, आपने यज्ञ जोड़ा उससे, आपने स्वर की बात करी, कौन सी श्वास आप ले रहे हो, क्योंकि उस तत्व की प्रधानता होगी, बालक पे उसका असर पड़ेगा। मानसिकता क्या है, आदमी ये नहीं कि शराब पी के आदमी आ गया और वो क्या नेट रिजल्ट आप निकालें। तो 3 महीना, 1-2 दिन भी नहीं, 3 महीने की पेनेंस है, 3 महीने की तपश्चर्या तो हर कपल के लिए है। तब जा करके तो वो आत्माएं आपके आसपास इकट्ठा होना शुरू होती हैं। अगर आप रोज किसी सड़क से जाएं और वहाँ पे फूल खिलने शुरू हों और रोज आपको वहाँ फूल मिले, तो फिर आप आदत बना लेंगे, यहाँ बड़ा अच्छा दृश्य मिलता है, मैं यहीं से होके निकलूंगा। तो इस प्रकार से आत्मा, जो परिष्कृत चेतनाएं, वो आपको घेरा लगाती हैं, फिर वो ढूंढती हैं। और एक स्वामी जी को मैं भी सुन रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, हमसे कई चेतनाओं ने ये कांटेक्ट करके कहा कि हम जन्म लेने को तरस रहे हैं, और इसलिए तरस रहे हैं कि हम मानव जाति को दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन स्थितियां ऐसी नहीं है। वो गर्भाधान पे बहुत अच्छी बात बता रहे थे। तो उन्होंने कहा, अगर नाम आनंदी, मतलब जो नाम जप करते हैं, योग, मैंने आपको बताया, योग, मेडिटेशन, जो भी हमारे अच्छे चेतना को ऊर्ध्वन्मुखी बनाने के जो भी संस्कार हैं वो करें, तो बोले हम तैयार हैं। So the child who has come to your womb is, you think it's your child, it's okay. We all think like that because that's part of our learning. But the fact is, the consciousness in that particular child has actually come here to serve a larger purpose. That was Shankaracharya. That was Vivekananda. That was Aurobindo. So many people we have had. मतलब हम ऐसे ही थोड़ी भारत भूमि जो है हम इसकी बात करते हैं कि ये इसलिए नहीं है कि यहाँ कोई अलग से पेड़ होते हैं, यहाँ कोई अलग सी वायु। ये जलवायु जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो इस मिट्टी का जो जलवायु है, वो जलवायु इसकी आध्यात्मिक चेतना का जलवायु है। वो उसको अगर हम परिष्कृत कर पाएँ तो आप, दैट इज़ द ट्रू थिंग, दैट इज़ द, मैंने बोला, द बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ वर्ल्ड टूवर्ड्स द वर्ल्ड कैन बी द गर्भ संस्कार थिंग। वाह सर। प्रेगनेंसी से चाइल्ड बर्थ पे आते हैं जी। जन्माष्टमी और एम्पैथी ऑफ वुमेन, माँ यशोदा जब जन्म दे रही थी तब पूरा नंदगांव, तो वो एक बार, और आज मॉडर्न डे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में उस प्रैक्टिस को कैसे हम, तो दो त्यौहार हैं हमारे, 2 बड़े त्यौहार हैं, एक रामनवमी है, एक जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी पे हम सब लोग व्रत रखते हैं, 12 बजे हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, भगवान जन्म ले लेते हैं तो हम लोग व्रत खोलते हैं। और दूसरा त्यौहार है रामनवमी, जिसमें व्रत नहीं रखते हैं, सुबह से ही रामनवमी तो पूड़ी उड़ी बन जाती है और भोजन करते हैं। तो मैंने इस संबंध में मेरी मौसी से एक बार चर्चा करी, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। तो उन्होंने कहा, हमारे कल्चर में ये कॉन्सेप्ट था पुराने समय में कि जिस गांव में, अगर किसी गांव में किसी लेडी की डिलीवरी हो रही है तो उसको बोलते हैं कष्टिया। कष्टिया मीन्स शी इज़ इन पेन, शी इज़ अबाउट टू डिलीवर। तो डिलीवरी पेन्स, प्रसूति के पीड़ा में है, वो प्रसव पीड़ा में, तो वो कष्ट में है। तो गांव तब तक रोटी नहीं बनाता था, चूल्हा नहीं। आज भी गांव में कॉन्सेप्ट है कि भाई किसी के घर में पीड़ा है तो हम चलते हैं उनके यहाँ, तो कोई गीत गा रहा है, कोई उसको सपोर्ट कर रहा है, कोई मदद कर रहा है, लेकिन द फैमिली वाज सपोर्टेड बाय द कम्युनिटी, वी एट दैट कम्युनिटी लेवल। तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट था कि जब तक डिलीवर नहीं हो जाती है अपन खाना नहीं खाएंगे। तो बिना पका खाना, तो व्रत का खाना जो बिना पका, तो दूध पी लो, छोटे बच्चे उनको कुछ और दे दो, लेकिन भोजन नहीं करता था। एक तरह से व्रत हो गया, उपवास हो गया पूरे गाँव का। जब डिलीवर हो जाएंगी तभी हम जा करके, और द बिगर द पर्सन, अगर मान लीजिए कोई राजा है, कोई जमींदार ऐसा है तो और ज़्यादा था, लेकिन पर्पज़ ये था कि हम इस फैमिली को सपोर्ट करें, जिसको आज मॉडर्न इमोशनल इंटेलिजेंस में हम एम्पैथी नाम से जानते हैं। कि अगर आपको पीड़ा है तो मैं आपकी पीड़ा को समझ रहा हूँ। और इसको वेस्टर्न वर्ल्ड आजकल एक वर्ड लेके आया साउथ अफ्रीका से, उबंतु। तो उबंतु भी यही है कि आप अगर दुखी हैं तो मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ, उसका इशार है उबंतु। तो वही है एम्पैथी। तो सोचिए कि पूरा गांव भूखा रहता था क्योंकि एक स्त्री प्रसव पीड़ा में है। ये कृष्ण जन्माष्टमी है। रामनवमी में भगवान अभिजीत मुहूर्त में सुबह ही जन्म ले चुके हैं, तो इसलिए तो कष्ट पीड़ा दूर हो गई माता कौशल्या की, तो इस वजह से वहाँ व्रत नहीं है। तो एक तो ये बात। दूसरा, प्रेग्नेंट लेडी को सपोर्ट करना, ये एक बहुत अच्छा कल्चर में एक सिस्टम था। सो प्रेगनेंसी
आपका अंदर जो सपोर्ट सिस्टम आज भी है, आप आज भी अपने घरों में देखेंगे आप, इसको मैं कॉन्ट्रास्ट कर देता हूँ वेस्टर्न वर्ल्ड से। हमारे जितने भी लोग विदेश गए हैं, अक्सर वो अपने माँ बाप को तभी बुलाते हैं जब उनकी डिलीवरी होने वाली होती है। तो हम खूब मजाक करते हैं कि हम कहते हैं माशाल्लाह आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं, ये फैक्ट है। और हमारे यहाँ देखिए आप आज भी इंडिया में अगर कहीं पे डिलीवरी होती है तो तुरंत से जो मौसियाँ, दादियाँ, नानियाँ, जो भी दूर दूर के परिवार, वो आके रहते हैं आपके साथ में पूरे महीना, 40 दिन 45 दिन। और ये बड़ा साइंटिफिक है जो 40 डेज़ का कॉन्सेप्ट है। हम मेडिकली इसको मानते हैं कि 40 डेज़ तक आइसोलेट रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी कम होती है न्यू बॉर्न की, तो वो इन्फेक्शन कैच कर सकता है न्यू बॉर्न, न्यूनेट जिसको। तो उसके लिए एक आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट है कि ज़्यादा लोग मत जाओ, कोई खांस रहा हो, कोई छींक रहा हो। सोचिए आप, हमारे शास्त्र में ये बात भी थी कि इनको आपको आइसोलेटेड रखना है, दैट इज़ 40 डेज़ का जो कॉन्सेप्ट था। तो वो साइंटिफिक है। अब हमने कोविड में हम सब ने आइसोलेशन की वैल्यू देखी है ऑलरेडी। सो यस, सो दैट कम्स एम्पैथी फॉर द प्रेग्नेंट लेडी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो रहे पूरी फैमिली में और पूरा परिवार उसमें पार्टिसिपेट करें। तो संस्कार, मैंने बताया ना, माँ तक तो, माँ और पिता तो हैं ही, वो तो की पर्सन है, बट संस्कार दादा भी डालते हैं, संस्कार नाना भी डालते हैं, संस्कार सब डालते हैं। और संस्कार की इतनी वैल्यू है कि और ये संस्कार सिर्फ मनुष्य मात्र तक नहीं है। इस पर एक छोटी कहानी और सुना देता हूँ कि एक प्रिंस था, उसको एक प्रिंसेस से, राजकुमार को राजकुमारी से प्रेम हो गया। तो उसने किसी तरह योजना बनाई, राजा अगेंस्ट था उनके शादी के, तो उसने कहा मैं इसको यहाँ से भगा ले जाऊँगा अपने राज्य में। तो जो गया तो उसने अपने मित्र से बात करी और कहा मुझे रात को घोड़ा चाहिए, तो मुझे एक अच्छा घोड़ा ला देना जो मैं भगाने में काम आए, तेज दौड़ता हो घोड़ा। तो वो गया, तो जब जिस घोड़े वाले के पास वो गया, उसने उसको 2 घोड़े थे, उसमें एक तो बड़ा रिस्ट पुष्ट और बहुत ही अच्छा घोड़ा था, स्टाउट सा, दूसरा थोड़ा एवरेज बिल्ट का और था। उसने उसको वो वाला निकाल के दिया। तो उससे बड़ा अजीब लगा। उसने कहा जो अच्छा रिस्ट पुष्ट बड़ा घोड़ा है ये तुम मुझे नहीं दे रहे हो, और मुझे तुम ये घोड़ा दे रहे हो जो ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी बिल्ड भी नहीं है, कोई विशेष भी नहीं लग रहा है, और तो ये क्यों दे रहे हो? उसने कहा आपने कहा ना कि आपको जल्दी पहुंचना है, तेज़ दौड़ना है और आपको अपने राज्य तक जाना है, उसके लिए चाहिए। उन्होंने कहा मेरे को वही पर्पज़ के लिए चाहिए। तो बोला फिर इसमें क्या गलती है? बोला ये, इसकी नानी एक बार पानी देख के अड़ गई थी, इसकी नानी एक बार पानी देख के अड़ गई थी, मतलब इस घोड़े में उसके जीन्स हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी यात्रा में रोक दे आपको। जानवर के भी संस्कारों पे बात होती है इस सभ्यता में, कि ये एनिमल भी इसका, और ये करते हैं आज भी। गांव में आप जाओगे तो वो बहुत ध्यान रखते हैं कि कौन से सीड हम कहाँ से ले रहे हैं। एनिमल ब्रीडिंग वाले इसका ध्यान रखते हैं। तो क्या एनिमल ब्रीडिंग से भी खराब स्थिति ह्यूमन ब्रीडिंग की होनी चाहिए क्या? तो हमको सोचना ही होगा। हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा इस चीज़ को? इससे मुझे एक एक्सपीरियंस अपने बचपन का याद आया। मैं बचपन में मैं डिफेंस ब्रैट हूँ जी। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वॉर के उसका लेंगे, अभिनंदन का। बचपन में मेरी आज मैं देखता हूँ कंडीशनिंग में मूवीज़ 3 इडियट आई थी जब मैं टीनेजर था, तो 3 इडियट्स में भी एक डिलीवरी का सीन है जी। तो वो मोर और सो मैंने देखा नहीं, पूरी मूवी देखी, उतना पोर्शन उधर उधर मुझे पानी लेने भेज दिया गया इधर उधर, ठीक है। थोड़ी समय बाद मेरे घर के पास सराउंडिंग में एक गाय प्रसव पीड़ा में थी। मैं स्कूल से लौटा तो गाय ने बच्चियाँ दी थी, तो आसपास की सारी जो महिलाएं थी, बुज़ुर्ग महिलाएं, वो सब उसकी सेवा शुश्रूषा में लग गई। उस दिन शाम को मैंने अपना ट्यूशन मिस किया और हम सब बच्चे भी फिर उसकी सेवा में लगे, पानी और सब खाना वाना सब उसमें। तो ये जो आपने घोड़े का जिक्र करके बताया, पशुओं में भी संस्कार वाला, उससे मुझे याद आया कि तब उस शाम वो एक उस दिन कुछ नया हुआ मेरी लाइफ में। तो मैंने फर्स्ट वो लाइफ लॉन्ग इम्प्रिंट रहेगा आपके। तो मैंने भी देखी एक गाय की डिलीवरी, मैंने भी देखी। और जो आप वेज नॉन वेज की एक बार अभी बात कर रहे थे, मैं एक जस्ट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ईट द प्लेसेंटा। तो गाय भी वेजिटेरियन होती है ना टेक्निकली, अपना प्लेसेंटा खा जाती है, क्योंकि प्लेसेंटा से उनको एनर्जी मिल जाती है। प्लेसेंटा में इमीडिएट एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि बहुत वीकनेस आ जाती है। हमारे यहाँ गुड़ खिलाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द एनिमल जो वेज होते हैं वो भी। तो इसलिए देश काल परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। तो फिर क्या आप गाय को नॉन वेज कहेंगे क्या? तो इसलिए गाय की डिलीवरी तो बहुत कराई जाती है। अच्छा, इसी में एक और अच्छी बात बताता हूँ आपको, इंटरेस्टिंग। एनिमल की डिलीवरी में एनिमल को इतना पेन नहीं होता है जितना ह्यूमंस को होता है। तो उसमें एक साइंटिफिक बात बता देता हूँ। ह्यूमंस की जो अचीवमेंट है किसी भी और एनिमल के मुकाबले, वो है कि वी हैव एक्चुअली स्टूड एंड वॉक्ड। हम खड़े हुए हैं और हम चले हैं। तो चूंकि इंसान खड़ा हुआ है और चला है, तो उसका जो पेल्विस है उसका आउटलेट रुक गया है, छोटा हो गया है। तो उसकी वजह से डिलीवरी के टाइम पेल्विस पूरा एक्सटेंड नहीं हो पाता, तो इसलिए बर्थ बिकम्स पेनफुल, टिश्यूज़ को स्ट्रेच होना पड़ता है।
4 लेगेड एनिमल्स इजीली डिलीवर हो जाते हैं। उसके लिए आजकल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ऑन 4 वाली जो पोजीशन है, तो इसलिए जो लेटेस्ट, बिकॉज माय वाइफ वर्क्स ऑन दैट ओनली, नेचुरल चाइल्ड बर्थ। तो नेचुरल चाइल्ड बर्थ का सिंपल फिलॉसफी है कि द पोजीशन women wants to adopt is the position of birthing. You are known, and the worst position for delivery is lying on flat on bed. वो सबसे खराब पोजीशन है, ना उसमें ग्रेविटी असिस्ट करती है, ना उसमें कोई और मदद मिलती है। अब जरूर कुछ हॉस्पिटल में हमने देखा होगा तो एक चेयर होती है जो थोड़ा सा उसका बैक उठा हुआ होता है, उसमें इंक्लाइन होकर थोड़ा सा ग्रेविटेशनल असिस्ट मिल जाता है। तो भी ये कहा जाता है जो पोजीशन मदर अडॉप्ट करना चाह रही है, एंड हर बॉडी नोज हाउ टू बर्थ, योर बॉडी नोज हाउ टू बर्थ। एक कली को पता है फूल कैसे बनना है, सबको पता है, गाय को पता है कैसे डिलीवर होना है, तो उसको कौन बता रहा है कि प्लेसेंटा खा ले एनर्जी मिल जाएगी। एक चूहे को कौन बताता है कि सांप से बच के रहना है, एक नेवले को कौन बताता है कि तुम्हें सांप को देखते ही मार देना है। सो जिसको कहते हैं सहज वृत्ति, इंस्टिंक्ट, वी आर बॉर्न विद देम। सो सीकिंग हायर कॉन्शियसनेस इज वन ऑफ आवर इंस्टिंक्ट। दैट इज़ वाई मैं ये कहता हूँ कि आपको ये एक्ट्स इसलिए करने, ये नेचुरल है, यही करने। भाई दूध को आप किसी बर्तन में रखोगे तो उसमें नींबू तो नहीं डालो, नींबू के रस के बर्तन में दूध तो नहीं रखोगे ना, तो आपको लॉजिक है, आपको बताता है। उसी प्रकार से मानवीय चेतना को अगर आप रखेंगे तो कोशिश करके ऐसी ही जगह रखने की कोशिश करेंगे ना जहाँ पे उसका मैक्सिमम उसका फ्रूटिफाई हो सकता हो। इसलिए तो जो आप बोल रहे थे वो बात बिल्कुल सही है, उन्नत तल की चेतना तक पहुँचे उसके लिए सत्वगुण वही कार्य है। मेरे एग्जाम्पल में तो ये था कि फिर शाम को मम्मी ने मुझे, क्योंकि मेरा लाइफ का पहला, जैसे मैं कंडीशनिंग बता रहा हूँ, 3 इडियट्स का सीन भी नहीं देखा, उस पहले एग्जाम्पल में फिर ये लर्निंग आई कि मुझे माँ ने बताया कि एनिमी की भी अगर घर में कोई विमेन है और मान के चल तेरी नहीं बनती उस घर से और एनिमी भी बोल रही हूँ, तो उसकी भी सेवा करनी है। प्रेग्नेंट वुमेन की सेवा होगी चाहे वो एनिमी घर की क्यों ना हो। अगर कहीं गर्भवती स्त्री दिखे तो इस सभ्यता का ये भी एक प्रथा थी कि हम उसको नमस्कार कर देते, रूल था। एक नमस्कार तो उस माँ को जो इस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को जिंदा रख रही है, सृष्टि को बना रही है ना। शी कुड हैव चोजन नॉट टू गिव अ बर्थ ना, तो शी इज चूजिंग टू गिव अ बर्थ। तो पहला रेस्पेक्ट तो इस बात का। तो हो सकता है कुछ लोग उस पर नाराज़ हो जाए, जो सो कॉल्ड लोग हैं कि बड़े इंडिविजुअलिटी और प्रो चॉइस वाले, बट एक माँ जो जन्म देना चाह रही है उसका नमस्कार है, पहला नमस्कार उसको किया जाना चाहिए। दूसरा नमस्कार उस बालक को किया जाना चाहिए, और ये किया जाता था। और नमस्कार नहीं, ऋषि मुनि तो चरण तक स्पर्श कर लेते कई बार। तो इस पर मैंने पूछा उनसे, तो बोले क्या पता उसके गर्भ में बुद्ध पल रहे हो, क्या पता उसके गर्भ में राम पल रहे हो, क्या पता उसके गर्भ में कृष्ण पल रहे हो। हम वो सभ्यता है जिसने गर्भ में आने वाले बालक को भी नमस्कार किया है। हमें आप लाइफ और चॉइस के कॉन्सेप्ट में लाते हैं। हमारे लिए लाइफ इज द चॉइस, देयर इज नो अदर चॉइस। हाउ कैन यू गो बियॉन्ड लाइफ? बट वहां पे भी कुछ अपवाद रख दिए, अपवादों का सम्मान कर दिया। अपवाद को बिल्कुल रखा है, अपवाद से तो रूल प्रूव होता है। सर जैसे मैंने बताया मैं डिफेंस ब्रैट हूँ, तो वॉर लाइक सिचुएशंस में जो प्रेग्नेंट वुमेन एक्सपेक्टिंग मदर्स रहती हैं उनके शिशुओं पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो बड़े इस क्वेश्चन को और बड़े से कर देता हूँ, तो हमने उसमें 2 बातें आ जाएंगी। लोग अक्सर मेरे से 2 बातें पूछते हैं, उसी में आर्मी और वॉर वाली बात भी आ जाएगी। कि वो ये कहते हैं कि आप ये कहते हैं कि स्त्री, मेरी बिटिया छोटी है तो वो हर क्लास में आती थी, अटेंड करती थी, तो वो कहती थी मेरे भी समझ में आ गया आपका ये गर्भ संस्कार। मतलब क्या समझ में आया? छोटी थी, मैंने पूछा। बोली जो माँ होती है ना उसको राजी रखना, उसको खुश रखना चाहिए। अगर वो खुश रहेगी तो बच्चा अच्छा रहेगा। दिस इज़ व्हाट शी गुड अंडरस्टूड फ्रॉम दैट एंटायर टॉक्स। तो इसका मेरे को एक काउंटर एक बड़े अच्छे व्यक्ति ने पूछा। उन्होंने कहा आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम एक अच्छा एनवायरनमेंट रखें, सब कुछ अच्छा रखें, लेकिन आपका क्वेश्चन आ गया ना वॉर, तो एडवर्स एनवायरनमेंट हो गया। मैं उसको तो चुन सकता हूँ जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसे कैसे चुनूँ जो आप कर रहे हैं मेरे एनवायरनमेंट में? आप मेरे पड़ोसी हैं, आप आके मान लीजिए डीजे बजाते हैं, आप मान ले आके गालियाँ निकालते हैं, कुछ आप नेगेटिव चीज़ करते हैं, हो सकता है ना, मतलब तो मैं कहाँ तक उस एनवायरनमेंट को कंट्रोल करूँगा? तो अब उसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया कि डोमिनेंट क्या है। एक माँ है जो अपने बच्चे को अच्छा पूरा जीवन देना चाहती है, उसके लिए गर्भ संस्कार की कोशिश कर रही है, लेकिन साथ में कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं या मान लीजिए कोई पड़ोसी हैं, कोई भी हैं, वो नेगेटिव बातें कह रहे हैं, वो उनके दिमाग में नेगेटिव बातें कह रहे हैं, या माहौल अच्छा नहीं है, एनवायरनमेंट गलत है, हस्बैंड ड्रिंक करके आ रहा है, गालियाँ दे रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है, कोई डिस्टर्ब फैमिली भी तो हो सकती है। उसमें वो बेचारी माँ क्या करे? तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ
कि मज़ेदार बात यह है कि अगर माँ बच्चे को पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रही है और एनवायरनमेंट नेगेटिव दे रहा है, तो माँ का दिया हुआ इम्पैक्ट ओवरराइड करता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि हमारे यहाँ पे जो विंग कमांडर अभिनंदन का मैंने उनको रिसर्च किया था उसमें, तो आपको अगर ध्यान हो, जब वो आए थे चलते हुए अटारी बॉर्डर पे, ही वॉक्ड लाइक अ लायन। मेरे को अभी तक ध्यान है, फियरलेस। वी ऑल नो, बीइंग इंडियंस, वी नो हाउ what happens if somebody enters enemy territory, and the past experiences we have had with our fighters, our soldiers, you know what has happened to the, तो सबको एक बार को सब सशंकित थे, क्या नहीं हो क्या हो, और वो आए। लेकिन जब वो वहाँ से आए तो मैंने वो ऑब्जर्व किया, ही वॉक्ड लाइक अ लायन, माइटी वॉरियर, एंड ही वॉक्ड आराम से एनिमी टेरिटरी में। तो मैंने जब उसको रिसर्च किया तो मैं सरप्राइज हो गया ये पाके कि जो इनकी मदर हैं, शी इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड शी इज़ सर्व्ड इन वॉर रिडन सीरिया, मिडल ईस्ट में उन्होंने काम किया है, उसमें रेड क्रॉस सोसाइटी के अंदर। एंड इंटरेस्टिंगली शी हैज़ वर्कड व्हेन देयर वाज वॉर, वहाँ पे बम गिर रहे थे, हो रहा था। तो ये फर्दर मेरी हाइपोथेसिस से प्रूव हुई कि अगर माँ ये कह रही है कि नो बेबी यू आर सेफ, एवरीथिंग इज़ ओके, एंड बाहर बम गिर रहे हैं, बाहर एनवायरनमेंट नेगेटिव है, बाहर एनवायरनमेंट उसके अगेंस्ट है, तो उस बच्चे के अंदर वीरता आ जाती है, क्योंकि गर्भ का बालक बाहर के एनवायरनमेंट से डायरेक्टली रिलेट करता है वाया द मदर। अगर सोचिए, बहुत सिंपल एग्जांपल अगर दिया जाए, अगर सोचें हम एक कमरे के बाहर खड़े हैं और उस कमरे में से झगड़े की आवाज़ आ रही है, गाली गलौज की आवाज़ आ रही, तो हम अवॉइड करेंगे, उसके अंदर नहीं जाएंगे, हम सोचेंगे यहाँ कोई झगड़ा हो रहा है, हम यहाँ क्यों जाएँ। ठीक उल्टा सोचो, उस कमरे में से जोर जोर से ठहाके लग रहे हैं, जोर जोर से हंसी की आवाज़ आ रही है, तो आप सोचेंगे अपन भी अंदर जाके देखते हैं क्या हो रहा है। इसी प्रकार से जो बालक गर्भ में पल रहा है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रति जो रुचि निकालता है, वो उससे निकालता है उसकी मदर से क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो अगर उसको इन्फॉर्मेशन आ रही है कि बाहर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत वेलकमिंग है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत फ्रेंडली है, तो ही लुक्स फॉरवर्ड टू बीइंग पार्ट ऑफ दैट। ऑन द कॉन्ट्री, बाहर का एनवायरनमेंट में झगड़ा है, नाराज़गी है, गुस्सा है, एनिमिटी है, होस्टाइल है बाहर का एनवायरनमेंट, तो बच्चे के अंदर कॉर्टिसोन अर्थात स्टेरॉइड्स, कॉर्टिसोल्स रिलीज हो जाते हैं, जिससे वो कांस्टेंट, जैसे आप डर के पहले तैयार हो जाते हैं ना, फाइट फ्लाइट फ्राइट रिएक्शन में, उस तरह का रिएक्शन उस बच्चे के अंदर तैयार हो जाता है। अब ये जब पैदा भी हो जाता है तो ये रोएगा बहुत, तो डिस्टर्ब स्लीप रहेगी, दूध ठीक से नहीं पिएगा, चिड़चिड़ा रहेगा, बड़ा कॉमन, अंदर ही ग्रोथ नहीं हो जाती, IUGR में चला जाता है, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, कॉमन फिनोमेनाज है। तो अब मज़ेदार बात ये आई कि फिर वो माँ तो सब कुछ कर रही है और बाहर का एनवायरनमेंट, तो माँ जो कर रही है वो इम्पॉर्टेंट है। अब इसको मैं साइंटिफिक वैलिडेशन आपको देता हूँ, अभी लेटेस्ट साइंटिफिक वैलिडेशन, हमारे जीन्स हैं, ये वेस्टर्न साइंस का अभी तक का थॉट था, आपको जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिल गई आप वैसे हो जाएंगे। तो ये तो एक तरह से नियतिवाद हो गया, एक तरह से निहालिस्टिक थ्योरी हो गई कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक चोर का अगर बच्चा हूँ तो मुझे चोर ही बनना है, और मैं अगर एक पुलिस का बच्चा हूँ तो पुलिस वाला बनूंगा। ये आपने जेनेटिक्स की थ्योरी तो यही दी थी ना आपने, कि यू आर, बहुत से लोग कहते थे आई एम जस्ट बीइंग ट्रू टू माई जीन्स। तो ट्रू टू माई जीन्स ही अगर मैं सब कुछ हूँ, तो फिर तो मैं जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसको मैं प्रकट कर रहा हूँ, बाकी मैं कुछ हुई नहीं। द लेटेस्ट थ्योरी, दैट इज वेयर ब्रायन वीज एंटर्स, इज वेयर ही सेज अबाउट एपिजेनेटिक्स, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट जो है, एपिजेनेटिक्स, वो जेनेटिक्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे के लिए। गर्भ में पलते हुए भ्रूण के लिए एपिजेनेटिक्स क्या है, उसकी माँ का माइक्रो एनवायरमेंट, जो मदर उसको इन्फॉर्मेशन दे रही है कि नहीं बेटा सब अच्छा है, नहीं बेटा, उसको श्लोक सुना रही है, उसको मंत्र सुना रही है, उसको नाम जप कर रही है, ध्यान कर रही है, तो अंदर तो उसके अच्छे अच्छे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। हाँ, बाहर के एनवायरनमेंट से नेगेटिविटी आ रही है, तो इसलिए वो बाहर के एनवायरनमेंट को फेस करने के लिए अच्छा तैयार हो जाता है, जिसके एग्जाम्पल शिवाजी थे, जिसके एग्जाम्पल महाराणा प्रताप थे, वॉरियर्स हुए, एंड मॉडर्न डे का एग्जाम्पल अभिनंदन, आई एम सेइंग, because the mother is giving the right information to the baby in the womb, so the child will develop courage. That's where I say, that's you being a defense person would further relate to it. इसलिए मैंने देखे बच्चे कि they've lost parents, yet so strong, yet so hard-willed, because somewhere जो माइक्रो एनवायरनमेंट जो उनके पेरेंट ने क्रिएट किया था, उसमें उनको पॉजिटिव चीज़ मिल गई, तो ये दी जा सकती है, इसको यूटिलाइज किया। बिकॉज मैं कहाँ तक रोकूंगा, मैं मेरे जीवन में क्या घटना घटने वाली है उसको कहाँ तक रोकूंगा, बाहर से क्या होने वाला है, अगर सामने से क्या घटना होने वाली है उसको मैं कहाँ तक रोकूंगा, लेकिन मैं उसको डिसाइड कर सकता हूँ, अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट को डिसाइड कर सकता हूँ। और मज़ेदार बात, साइंस इस बात को मान रहा है कि इमीडिएट एनवायरनमेंट का इफेक्ट ओवरराइड करेगा बाहर के एनवायरनमेंट के इफेक्ट को।
अर्थात जो मेरे कॉन्शियस एफर्ट में है वो चीज़ ज़्यादा डोमिनेंट है, वो ओवरराइड कर देगी बाहर के नेगेटिव एस्पेक्ट को। तो बाहर कोई स्मोक कर रहा है, बाहर कोई सिगरेट पी रहा है, बाहर कोई धुआं है, सब चीज़ें हैं नेगेटिव, उनका हम कहाँ तक रोक सकते हैं? तो लेकिन हमारा जो एक्शन है वो उसको ओवरराइड कर लेता है। ऑल द मोर इट इज नीडेड। यहाँ मदालसा की स्टोरी याद आ गई। आप एक मदालसा की स्टोरी सुनाइए। मदालसा के जो पति थे, तो वो बालक जब भी बॉर्न होने लगता तो मदालसा उन्हें क्या करती, जब बच्चा क्रेडल पालने में होता तो उसे लोरी सुनाती। निरंजनोपि शुद्धोपि, बड़ी लंबी सी लोरी है जिसका कुल सार ये है कि तुम एक निरंजन शुद्ध आत्मा हो, तुम एक चैतन्य आत्मा हो और तुमने इस संसार के अंदर जन्म ले रहे हो, लेकिन इस बात को याद रखना कि तुम ईश्वर के अंश हो, तुम्हें पुनः ईश्वर की ओर जाना है। ये बात वो सुनाती। तो क्या होता कि उनका जो भी बालक पैदा होता उसको फादर बड़े इंटरेस्ट से नाम रखते, विक्रम और अजय और ऐसे ऐसे नाम रखते। वॉरियर, उनको वॉरियर चाहिए था। अब होता क्या था कि वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता और फिर वो आगे ज्ञान लेता और फिर वो तो विरक्त हो जाता, चला जाता संसार छोड़ के। राजा बड़े परेशान हो गए, तो उन्होंने मदालसा से कहा कि ये तो नहीं चल सकता, मेरी संतति अगर राज्य को कोई नहीं संभालेगा तो राज्य तो मदालसा ने कहा कि जो कैरेक्टर राज्य के लिए चाहिए, जिसको हम देखते भी हैं आजकल के संसार में, तो वो तो श्रूडनेस, कुटिलता, बहुत सारी वो चीज़ चाहिए, तो वो तो मैं नहीं इसमें इंस्टिल कर रही हूँ। तो बोला कि वो करो अब उसके अंदर इंस्टिल। तो अब जो बालक हुआ उसके लिए चूँकि राजा ने इंसिस्ट किया तो शी गेव बर्थ टू चाइल्ड, जिसको उसने वर्ल्डली नॉलेज ही दी सारी, कि राज्य और समाज और राजनीति, इसकी पूरी शिक्षा दी। और फादर नाम रखता था तो उसने कहा इसका नाम क्या रखें, तो मदालसा ने इसका नाम रखो अलर्क। ये नाम बड़ा अजीब है अलर्क, अगर आप इसका मीनिंग करोगे संस्कृत में तो इसका तो पागल कुत्ता। तो राजा बड़ा परेशान हुआ, बोला ये क्या नाम तुमने दे दिया बालक को? तो बोले वो राज्य और राजनीति और कुटिलता और अन्य राज्य जीतने के लिए तो ऐसा ही व्यक्ति चाहिए। मतलब अच्छी कहानी मज़ेदार ये है कि इवेंचुअली अलर्क बहुत अच्छा रूल करते हैं और वो बहुत क्रूर शासक होते हैं और सबको आगे तक कंट्रोल कर लेते हैं, बहुत से राज्य ले लेते हैं। लेकिन चूंकि उनके अंदर कुछ अच्छे गुण मदालसा ने पहले डाले थे तो वो बाद में अलर्क जब मैच्योर हो जाते हैं तो उनको अपनी वो रूट्स याद आती हैं और फिर इवेंचुअली वापस वो भी अलर्क भी एक अच्छा शासक बन के अपने बच्चे को राज्य दे के वो एक सन्यासी हो जाता है। तो लेकिन सार ये है कि जो कहानी माँ पालने में सुना रही है उसका भी असर पड़ता है। तो हमारे तो शास्त्रों में एक वो है कि कलयुग एक नाम आधारा, तुलसीदास जी ने जैसे कहा है, और हरेर नाम केवलम कलौर नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो शास्त्र में किसी भी बात को 3 बार जब कहा गया तो माना गया है फाइनल है। 3 टाइम्स अगर कोई कहा जा रहा है, 3 टाइम्स इज द अटमोस्ट थिंग। तो इस कली काल के अंदर भगवान के नाम से अतिरिक्त और कोई मुक्ति है नहीं। एक श्लोक है, तो इस श्लोक का अर्थ यही है कि हरिनाम 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 ही केवल इस कली काल के अंदर, इसके सिवा और कोई मुक्ति नहीं दे सकता। तो अगर माँ इस तरह की वैल्यूज़ इंस्टिल करती हैं, वर्ल्ड तो देखो जैसा है वैसा ही रहने वाला है, चेंज होंगे थोड़े बहुत एस्पेक्ट्स इवेंचुअली ऐसे, और ये कॉन्स्टेंट इंटरप्ले चलता रहेगा। आप उसमें ओनली थिंग व्हाट यू कैन डू, यू कैन नॉट से दैट आई एम नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट। वंस यू आर इन द वर्ल्ड यू हैव टू पार्टिसिपेट। प्रतिभागिता आपको करनी पड़ेगी। आप क्या चूज़ कर सकते हो? आप ये चूज़ कर सकते हो कि मैं क्या साइड पे खड़ा रहूँगा। सो यू गो इन टू अ कैफ़े, यू हैव अ चॉइस टू चूज़ ऑर्डर, but in this cafe you are supposed to, you cannot remain hungry. You have to eat and move, that's it. So the choice and order, तो that's the way world moves. तो आप क्या चीज़ को ग्रहण करोगे इस संसार में आके, वो आप डिसाइड कर सकते हो। बच्चे के लिए माँ और पिता डिसाइड करते हैं कि वो क्या ग्रहण करेगा, तो वो गर्भ संस्कार का हिस्सा है। सर, हमारी ऑडियंस के लिए ऐसे कोई ऑथर्स या बुक्स जो आप चाहेंगे कि उन्हें पढ़नी चाहिए, स्पेशली इस टॉपिक से रिलेटेड? तो मैं तो अपने ज्ञान में बहुत बड़ा कारक ही उन पुस्तकों को मानता हूँ जो मैंने पढ़ी हैं और जिन साधुओं से संतों से मिला हूँ। अनेक पुस्तकें हैं। सवाल तुमने ऐसा कर दिया कि पूरी लिस्ट बन जाए, फिर भी मैं कुछ एक गिना देता हूँ। तो जिसने कुछ भी ना पढ़ी हो उसको सबसे पहली चीज़ की ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, परमहंस योगानंद, मैंडेटरी है, उसके बिना आप आगे कहीं नहीं बढ़ सकते। तो पहली किताब है। स्वामी राम की लिविंग विद हिमालयन मास्टर्स, तो ये मास्टर्स अब नहीं है बट इनकी बुक्स हैं, तो वो स्वाध्याय, रियलाइज आदमी की बात को पढ़ना ही स्वाध्याय होता है।
तीसरी बुक अभी जो लिविंग सेंट्स हैं उनके अंदर श्री एम, उनकी अप्रेंटाइज टू हिमालयन मास्टर एंड द जर्नी कंटिन्यूज, बेहतरीन पुस्तकें हैं। सर आप पेडिट्रिशियन हैं, बच्चों के डॉक्टर। जी। स्मिता मैम आपकी वाइफ जो हैं वो जी। गायनक हैं, गायनोलॉजिस्ट, विमेन के जी, डॉक्टर। जी वो भी अराउंड इसी टॉपिक पे किताब लिख रही हैं। जी। हम मैम के साथ भी एक ऐसा इंटरव्यू करना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू रमन, थैंक यू, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरे लिए भी। तो ये थे डॉक्टर तुषार दशोरा। अब अगर एक डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि एक माँ सात्विक जीवन शैली और ध्यान से अपने बच्चे को सकारात्मक और सुखद भविष्य दे सकती है, तो आपको शायद उनकी बात माननी चाहिए। सात्विक जीवन शैली अपनाइए, ध्यान कीजिए। अगर आपने ये एपिसोड टेलीविज़न पे देखा तो पीएमसी हिंदी को यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कृपया पीएमसी हिंदी को दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद हो जाएगी। सायोनारा आपका प्यारा मैं रमन अभी लेता हूँ विदा, पर मिलूंगा दोबारा किसी नए लेखक, नई किताब के साथ। करेंगे खूब सारे अनुभवों और ज्ञान की बात। तब तक के लिए देखते रहिए पीएमसी हिंदी।